नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा और आज आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ई कॉन्क्लेव 2020। आज इस ई कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है और आज भी दिन भर हमसे जुड़ेंगी राजनीतिक दिग्गज की बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनसे हम करेंगे बातचीत। कोरोना के साथ, कोरोना के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, कितना इसमें परिवर्तन होता हुआ वो लोग देख रहे हैं, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव में। अग्रवाल जी, आवाज मिल पा रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। अग्रवाल जी, उत्तराखंड में आप इस कोरोना काल के संकट को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर आपकी तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर तुलनात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केस हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 2-3-4 दिन में कुछ बढ़े भी हैं। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत मुस्तैदी से हमारी उत्तराखंड की सरकार उसमें काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि आज हम जो हमारे यहाँ पॉजिटिव केस हैं अभी तक, कल शाम तक 153 थे, 7 और आज आए हैं 160। आज की तारीख में हमारे पॉजिटिव केस है। जहां तक आपने मेरे अध्यक्ष के रूप में काम करने की बात कही है जी, तो मैं 2 तरह से इसमें अपने आप को जोड़ता हूँ जी। पहला ये कि मेरा विधानसभा क्षेत्र, दूसरा ये मेरी विधानसभा जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। जहां तक मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं जब से कोरोना का ये संकट शुरू हुआ, आप ये देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमने शुरू में ही निर्णय लिया था, संकल्प लिया था, कोई मेरे विधानसभा क्षेत्र में भूखा नहीं सोएगा। और ये मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। उसे राशन किट देने की बात हो, भोजन देने की बात हो, आर्थिक मदद देने की बात हो, ये एक बार नहीं अनेक बार हमारे द्वारा यहाँ किया गया है। विभिन्न संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ व्यापारिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी बहुत मदद इस दौरान की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज भी जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं यहाँ पे कुछ राशन किट बांटने का काम करूंगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, जरूरतमंद हो, उसको हम हर तरह से यहाँ राशन और भोजन यहाँ मुहैया करा रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी हो रहा है, सरकार के तरफ से भी हो रहा है, हमारे तरफ से भी हो रहा है, सामाजिक संगठनों की तरफ से भी हो रहा है। इसके साथ साथ जगह जगह पे सैनिटाइजेशन कराने का काम भी इस क्षेत्र में हो रहा है। जहां तक आपने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बात कही, तो मैं बताऊं, मेरे विधानसभा के अंदर जब ये स्थिति आई थी, मैं याद कर रहा हूं कि जब मेरा विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय एक माननीय सदस्य ने इस कोरोना को लेकर 4 मार्च को अपना प्रश्न लगाया था। तब सरकार ने जवाब दिया था कि किस प्रकार से सरकार उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ 15 मार्च को पहला पॉजिटिव केस आया था, लेकिन 4 मार्च को जो प्रश्न विधानसभा सत्र के दौरान लगा, उसका जवाब सरकार ने बहुत मुस्तैदी से काम करने का दिया। और उससे लगातार हमारे यहाँ सरकार जो काम कर रही है, साथ में हमारे विधानसभा के अंदर यदि मैं बात करूं तो हमारे विधानसभा के तमाम माननीय विधायकों ने शुरू में ही अपने 15 लाख रुपया अपनी विधानसभा की जो उनकी विधायक निधि होती है उसको कोरोना से संबंधित जो हमारा कोष बना है उसमें दिया। बाद में बहुत से माननीय विधायकों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 1 माह का वेतन वहां पे दिया। और उसके बाद फिर 1 करोड़ रुपए का आप लोगों की तरफ से उठाएगा ये कदम सराहनीय है। जिस तरीके से वेतन देने की आप बात कर रहे हैं, विधायक निधि में से डोनेट करने की आप लोग बात कर रहे हैं, और इस समय वक्त की जरूरत भी है। उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को इस समय इस चीज की आवश्यकता भी है। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय नतमस्तक नजर आ रहे हैं, लेकिन खासतौर पर उत्तराखंड की बात करें तो काफी हद तक यहाँ पर संतोषजनक स्थिति नजर आती है। सरकार के कितने प्रयास इसके पीछे एक तरीके से आप वजह मानेंगे, साथ ही साथ आगे किस रणनीति के साथ सरकार बढ़ती हुई दिख रही है? क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब हमें पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचना होगा। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने बहुत अच्छा कहा कि आज हमारे यहाँ सामने कोई संकट इस प्रकार का नहीं है कि हम पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें। हम सभी लोग मिलके, मैं तो अनेकों बार मैंने कहा भी है, हर क्षेत्र का माननीय, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैं ग्राम प्रधान से लेकर और विधायक तक की बात यदि करूं, हर माननीय जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है।
हर तरह से वो सहयोग करके कैसे जनता को सुविधा दी जा सकती है, कैसे उनके साथ जुड़ के उनको आह्वान करके कि भाई हमने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कैसे मुंह पे मास्क लगा के बातचीत करनी है, कैसे हमें बाहर ज्यादा नहीं जाना है, ये सारी लगभग बातें हमारे यहाँ क्षेत्र में हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, जब शुरू में ये विषय आया तो आप देखिए, एक विषय आपकी भी जानकारी में है कि तबलीगी लोगों के माध्यम से बहुत तेजी से ये कोरोना महामारी फैली थी। उसमें लेके सरकार ने बहुत अच्छा स्टैंड यहाँ पे उत्तराखंड में लिया और तमाम जितने भी तबलीगी लोग थे उनको चेतावनी दी गई, कहा गया कि या तो आप तुरंत पेश होइए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं बड़े गर्व के साथ अपने उत्तराखंड के लिए कह सकता हूँ कि तमाम लोगों ने सहयोग किया और उसके बाद कोरोना महामारी का जो रूप हमें देखने को मिला और जगह में, तुलनात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ फिर भी ठीक ठाक था, कम था। अभी उसके बाद हमारे यहाँ जिस प्रकार से सरकार की तरफ से हर, चाहे वो एपीएल वाला हो बीपीएल वाला हो, उनको 3 माह का राशन दिया गया। हमारे यहाँ 7,32,000 लोगों को लगभग पेंशन धारी हैं, उनको पेंशन एडवांस में देने का काम किया। 2,32,000 लोगों को जो श्रमिक रजिस्टर्ड है उनको 1,000 रुपए सरकार के द्वारा दिया गया। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए गए, जगह जगह पूरी तरह से। जब लॉकडाउन यहाँ पे हुआ, आप देखिए 22 मार्च को पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनता कर्फ्यू की बात कही और 25 तारीख को पूरे देश में कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन होता है। लेकिन मेरे उत्तराखंड में 22 के बाद 23 तारीख सुबह से हमारे यहाँ जो है लॉकडाउन हो गया और सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया और उसी का परिणाम था कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस नहीं आए। लेकिन उसके समय रहते आप लोगों की तरफ से जो कदम उठाए गए उसका सकारात्मक प्रभाव अब देखने को भी मिल रहा है। काफी हद तक यहाँ पर कंट्रोल में केसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड को आप कितना नुकसान होते हुए देख रहे हैं इस कोरोना संकट काल की वजह से? देखिए, यदि मैं आर्थिक रूप से बात करूं, संकट के दौर में जो आर्थिक पक्ष हमारा है वो वास्तव में हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा चलती है, आप जानते होंगे। हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम यात्रा जब यहाँ चलती थी, हमारे यहाँ परिवहन व्यवसायी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं। जब चाहे बस के माध्यम से, चाहे वो ट्रैकर के माध्यम से, चाहे ऑटो और विक्रम के माध्यम से, या फिर छोटी छोटी जो और इससे जुड़ी हुई हमारे लोग हैं, चाहे वो बसों की वाशिंग करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे मैकेनिक लोग होंगे, चाहे होटल व्यवसायी होंगे या फोमचे ठेली वाले होंगे। इस दौरान वो 4-5 महीने में अपना पूरे साल भर का अपना काम आर्थिकी का मजबूत कर लेते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, 4 धाम यात्रा नहीं प्रारंभ हो पाई, भगवान श्री के कपाट खुल गए हैं, उसके बावजूद यहाँ यात्रा नहीं चल पा रही है। तो ऐसे लोगों में बड़ा संकट आया है। और उसके साथ साथ जब हमारे यहाँ लॉकडाउन है, बहुत से ऐसे छोटे व्यवसायी हैं, उनके सामने संकट है। हमारे यहाँ छोटे छोटे मिस्त्री मजदूर हैं, उनके सामने संकट रहा। ऐसे बहुत बड़ी आर्थिक का नुकसान हमारे इस उत्तराखंड को हुआ। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर्यटन भी बहुत बड़ी संख्या में। अब आप देखिए, जिस ग्रीष्मकालीन जब ऋतु चलती है, हमारे यहाँ मसूरी है, नैनीताल है, ऐसे बहुत से स्थल हैं जहाँ बहुत से हमारे बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। उस टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हर सेक्टर में हमारे उत्तराखंड के हर सेक्टर को यहाँ पर झटका लगा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने अग्रवाल साहब। लेकिन ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं जिस तरह से, अब ऐसे में आप अपने विधानसभा के सदस्यों के साथ कैसे संपर्क साध रहे हैं? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होगी, लेकिन आगे भविष्य में जितनी भी मीटिंग्स एंड ऑल पूरा प्रोसीजर जिस तरीके से आगे चलाया जाना है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई गई है? कैसे संभव हो पाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है, लेकिन वहां पर काफी हद तक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। फिर ऐसे इससे कैसे निपटा जाएगा? इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ एक बार माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे यहाँ बातचीत की थी हमारे से, और उन्होंने कहा था कि आप अपने यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित करिए ताकि जो आपके माननीय विधायक हैं, संबंधित और भी लोग हैं, वो आपसे संपर्क साध सकें। और उसके साथ साथ आप प्रशासन से, शासन से उसको जोड़िए और इधर लोकसभा के जो कंट्रोल रूम उससे जोड़िए। वो हमने काम किया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च को हमारा विधानसभा सत्र संपन्न हुआ था, और इस 6 महीने के अंदर हमें विधानसभा सत्र भी बुलाना होता है। और इस दौरान कैसे हमारे यहाँ प्रश्न लगे, कैसे लोगों से हम संपर्क करें, हमने ईमेल के माध्यम से उनको एक सुविधा दी है कि वो अपने प्रश्न जो है हमारे ईमेल के माध्यम से जो आने वाले सत्र में वो लगाना चाहें, उनको हमने ये सुविधा दी है।
और मुझे लगता है कि उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो हमने प्रश्नों को ईमेल से मंगाने का काम किया और साथ में तोकीद दी कि एक माननीय सदस्य एक दिन में 5 सवाल भेज सकता है और उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा या जब उनका आना हमारे विधानसभा के अंदर होगा तो उसको मूल प्रति वहां देनी पड़ेगी। सर, आप इसे आम दिनों के मुकाबले कितना अलग देखते हैं? आम दिनों में जब मीटिंग्स हुआ करती थी और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिस तरीके से मीटिंग्स होती है, संपर्क साधा जाता है, ईमेल्स का आदान प्रदान होता है, कितनी दिक्कत परेशानी महसूस होती है? ये तो स्वाभाविक है, जो एक आदमी आत्मीय भाव से रोज मिलता था, मीटिंग करता था, अपनी बातचीत कहता था, कुछ बातें अचानक ध्यान आ जाती तो अपनी बात कह सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये स्थिति थोड़ा सा भिन्न तो हुई है, लेकिन परिस्थिति के साथ हमें अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब परिस्थिति आज हमारे सामने ये है, ये मैं मानता हूँ कि परिस्थिति बहुत विपरीत परिस्थिति है और ऐसी स्थिति में जो माननीय विधायक सीधा हम लोग उनसे मीटिंग कर लेते थे, उनसे बातचीत कर लेते, मैं विधानसभा में लगभग रोज जाता था, आजकल भी जा रहा हूँ, लेकिन आजकल लोगों से सीधा संवाद उस रूप में नहीं हो पा रहा जैसा हम लोग पहले कर लिया करते थे। बिल्कुल। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इस प्रकार से मुझे बड़ी दिक्कतें जैसे और आई है, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक किसी कार्यक्रम को हम लोग नहीं कर सकते या उनके साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन क्षेत्र में कैसे मैं वहां पे राशन मुहैया कराऊं, कैसे मैं उनको भोजन पैकेट दूं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम उनसे अपना संपर्क भी साध लें, उनकी समस्या भी जान लें और उनसे जो हमें सुविधा देनी वो दे लें। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इसी दौरान मैंने अपने तमाम मेरे क्षेत्र के चाहे जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे हमारे अन्य वरिष्ठ लोग होंगे, चाहे साधु संत होंगे, यहाँ तक कि आप जैसे जो मीडिया के हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले लोग होंगे, उनसे भी मैंने अपने टेलीफोन के माध्यम से अपना बातचीत और संवाद करने का काम किया है। ये भी सिर्फ इसलिए नहीं ताकि हमारी जो संवाद है वो बना रहना चाहिए। संवादहीनता बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक दूसरे को दूर करने में, तो मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना हो, लेकिन हम सबको मिलकर एक तरीके से इस महामारी से लड़ना होगा, इससे निपटना होगा, इसे हराना होगा। ऐसे में कोरोना के इस महासंकट काल को सर आप किस नजरिए से देखते हैं? इसे आप संकट के रूप में देख रहे हैं या फिर एक तरीके से अवसर के रूप में देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही बातें कही जा सकती है। संकट तो है ही है क्योंकि इसे महामारी घोषित किया है, और संकट इस रूप में है कि आप देखिए कि क्या पता सामने वाले के किस तरह का आदमी सामने है। पहले हम लोग एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से बात करके अपने संवाद को बढ़ाने का काम करते थे। आज हमें डर लगता है कि सामने वाला किस रूप में है, यानी कि हर रूप में संकट दिखाई देता है। आप देखिए, विश्व की ये वैश्विक महामारी से हम लोग बोल रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो शक्तिशाली देश है, जो हमारे यहाँ कोई किसी जो बड़ा आदमी बीमार होता है कहते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई, हम अमेरिका जा रहे हैं, वहां इलाज कराने जा रहे हैं। आज अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में भी हजारों लोग आज कालकल्पित हो गए, लाखों लोग आज उससे संक्रमण से आप प्रभावित हैं। वहां पे आज वो नतमस्तक है इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से। ऐसे अनेकों देश जो अपने आप को इसको शक्तिशाली कहते थे, आज इससे निपटने में वो कहीं ना कहीं नतमस्तक है। यानी कि कहा जाता है ना कि हर एक घटना दुर्घटना के साथ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हालांकि नेगेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पर फिलहाल तो कोरोना वायरस के ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो इससे जुड़े हुए सकारात्मक पहलू है उन पर भी गौर करना होगा। अगर मैं यहाँ पर खास तौर पर इसी से जुड़ा एक आपके सामने तथ्य रखना चाहूँ, यानी कि पहाड़ क्या पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही अब आपके पास, आपके राज्य में, उत्तराखंड में वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। अब आगे वो लोग दोबारा से यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर ना हो, यहीं पर टिककर उत्तराखंड राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, उन लोगों के लिए आप लोगों के पास क्या प्लानिंग है? देखिए, आपने कहा कि इसको संकट के रूप में देखें कि अवसर के रूप में, तो जहां ये संकट की बात है, अवसर भी है। आज मैं ये देखता हूं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, आज हम नमस्ते करते थे, जो लोग इससे हाथ मिलाते थे, उस प्रकार के बात करते थे, आज कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति में लोग फिर से जुड़ने लगे हैं। ये अवसर है, और ऐसी अवसर हमारे उत्तराखंड के लिए भी आया है कि जो हमारे यहाँ के लोग पलायन कर गए थे अपने रोजगार को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, या किन्हीं कारणों से जो प्रदेश से बाहर चले गए थे, हजारों हमारे गांव खाली हो गए थे। और जब ये सामरिक दृष्टि से भी उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण भी है, उसके बावजूद अनेकों हमारे गांव आज खाली हो गए थे, मानव रहित गांव बन गए थे। आज कम से कम वहां से हमारे कहने के बाद जब हमारे लोग रिवर्स माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे। सर, आखिरी में बहुत छोटा सा सवाल आपसे, कोरोना के साथ, कोरोना के बाद अब आगे की हमारी दुनिया किस तरह की होने जा रही है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर? सर जल्दी से जवाब दीजिए।
नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए हमें मंथन करना पड़ेगा। सरकारें बिल्कुल मंथन कर रही हैं। मैं माननीय देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे अभिभावक हैं, वो बिल्कुल चिंता हमारे सबकी कर रहे हैं। कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या उनका रोड मैप है, वो आपके सामने, हम सबके सामने है। 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने जो जनता को दिया है पैकेज, और लगातार हमारी चाहे वो सीतारमण जी हो, चाहे हमारे आरबीआई के हमारे गवर्नर हो, पूरे जनता को और पूरी तरह से किस तरह से हम निपट सकते हैं उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे सामने एक संकट और चुनौती भी है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे रोजगार के लिए हमें सोचना पड़ेगा, बेरोजगारी ना बढ़ जाए, आर्थिक संकट ना हो जाए। बिल्कुल, इस पर भी पूरी तरह से गौर करना होगा। और इस तरह से ये जो नुकसान काफी हद तक हुआ है उत्तराखंड राज्य को, उसकी भी भरपाई के लिए आगे रणनीतियां बनानी होगी। जनता की भलाई के लिए भी सोचना होगा, पहाड़ के पानी के लिए, पहाड़ की जवानी के लिए भी सोचना होगा, उनके लिए भी प्लानिंग बनानी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी। तो इस तरह से उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी आप सुन रहे थे। क्या कुछ उनके पास रणनीति है, किस हद तक उनकी तैयारियां है, क्या कुछ आगे वो करने जा रहे हैं, और आगे की इस दुनिया को कोरोना के साथ और कोरोना के बाद वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनका नजरिया है, ये भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो चलिए, इसके साथ फिलहाल यहां पर वक्त ई कॉन्क्लेव 2020 में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस तरह की बड़ी हस्तियों के साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी।